Hello everyone. In this video, we'll study about further about enzymes. तो ये बेटा हमारा 5th लेक्चर है. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने माइकलिस मेंटन, लाइन-वीवर बर्न और ब्रिग्स हाल्डेन की जो इक्वेशन थी उनके बारे में पढ़ा था. वहाँ पे हमारी दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो रह गए थे, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ केएम एंड वीमैक्स और एंजाइम टर्नओवर क्या होता है. हम पहले ये दो छोटे से टॉपिक्स देखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बाय सबस्ट्रेट रिएक्शंस. ठीक है जी. तो हाँ जी, आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वीमैक्स पे. सिग्निफिकेंस ऑफ वीमैक्स में बेटा क्या होता है या सिग्निफिकेंस ऑफ केएम क्या होता है. केएम अगर आपको ग्राफ पता है या आप पिछला टॉपिक पढ़ के आए हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हमने वहाँ पे हमने जब माइकलिस मेंटन ग्राफ पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था बेटा हम उसको किस तरीके से प्लॉट करते हैं. यहाँ पे हम लेते हैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को प्लॉट करते हैं और जो ग्राफ होता है इट समथिंग गोज लाइक दिस. तो जो उसकी मैक्सिमम स्पीड वो अचीव करता है वो वैल्यू क्या हो जाती है, वो वैल्यू हो जाती है वी मैक्स की. ठीक है. उसके बाद हाफ वी मैक्स पे जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो रिप्रेजेंट करता है केएम. तो केएम का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच कर चुका होता है. ठीक है. सो केएम को हम माइकलिस कांस्टेंट भी बोलते हैं. इसका मतलब क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी. इसके यूनिट तो कॉन्सेंट्रेशन के ही होते हैं. ठीक है. लेकिन याद रखना ये एंजाइम और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. क्योंकि ये सिर्फ इतना है कि जितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसके हाफ रिएक्शन पे जितना भी सबस्ट्रेट है वो है केएम. तो क्योंकि ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है तो इसीलिए इसका यूनिट कॉन्सेंट्रेशन है, बट ये एंजाइम या सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. केएम सिग्निफाई करता है एफिनिटी फॉर एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि केएम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंजाइम एफिनिटी के. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन केएम वैल्यू इज स्मॉल तो मतलब कि एंजाइम की जो एफिनिटी है वो हाई होगी और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो ज़रूरी, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ही ज़रूरत पड़ेगी. मतलब कि एंजाइम की एफिनिटी ज़्यादा है, मतलब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बहुत ईजीली और बहुत फ्रीक्वेंटली बाइंड कर लेगा. ऑन द अदर हैंड अगर केएम की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब एंजाइम एफिनिटी लो है, तो तब वहाँ पे हमें ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि एंजाइम सैचुरेट हो सके. ठीक है. दैट इज वाई केएम इज ऑल्सो नोन एज एफिनिटी कॉन्स्टेंट. तो ये मेन सिग्निफिकेंस है केएम का. केएम की हाई वैल्यू हमें एंजाइम की लो एफिनिटी को बताता है और केएम की लो वैल्यू एंजाइम की हाई एफिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर एंजाइम की एफिनिटी लो है तो उसका मतलब क्या है कि वो इजीली सबस्ट्रेट के टुवर्ड्स बेंड नहीं है, सबस्ट्रेट के साथ इजीली बाइंड नहीं करेगा. तो अगर हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वहाँ पे हमें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद अगर बात करें वीमैक्स की, वीमैक्स क्या है, मैक्सिमम रेट एट विच द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में. तो व्हेन द एंजाइम इज फुल्ली सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट, तो ये वो रेट बता रहे हैं जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जितने मैक्सिमम बन सकते थे उतने बन चुके हैं. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे देखें, आप यहाँ से क्लिक चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. वीमैक्स जो है वो डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम रिएक्शन रेट जो अचीव होता है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैटालिटिक एफिशिएंसी. वीमैक्स रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेटली स्पीड एट विच एंजाइम कैन टर्न सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट. इट रिफ्लेक्ट्स द इनहेरेंट कैटालिटिक पावर ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो कितना एफिशिएंट है या एंजाइम कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है. एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है. वीमैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को. ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीमैक्स पे एंजाइम जो होता है वो सैचुरेट हो चुका होता है, मतलब उससे ज़्यादा एंजाइम्स अब पॉसिबल नहीं है. तो मैक्सिमम जितने एंजाइम थे वो सारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं. तो मतलब कि वीमैक्स जो है वो एक एंजाइम की मैक्सिमम कैपेसिटी या कॉन्सेंट्रेशन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. उसके बाद केएम आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अदरवाइज हम केएम के बारे में जो मेन पॉइंट था एंजाइम एफिनिटी वो बेटा हम पढ़ चुके हैं. देर इज अ कंबाइंड रिजल्ट, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं और दोनों वैल्यूज जो है वो हमें हेल्प करती हैं ये देखने में कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं तो वो कैसे उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो एक इफेक्टर की तरह काम कर रहा है या एक इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है. तो ये हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए और कैसे बाकी चीज़ें उस रिएक्शन को अफेक्ट कर रही है. ठीक है. तो ये था बेटा हमारा केएम और वीमैक्स का सिग्निफिकेंस. यहाँ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि कई बच्चों को नोट्स बड़े बड़े पॉइंट्स लर्न नहीं होते तो वो इजीली पॉइंटर पिक्चर्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं. ग्राफ बेटा अगर आपको लर्न है तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो वी मैक्स, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी पे जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो के मैक्स. तो यहाँ पे के एम जो होता है वो हमें बताता है सबस्ट्रेट की एफिनिटी को. लो के एम मतलब हाई एफिनिटी, हाई के एम मतलब कि लो एफिनिटी एंड वीकर बाइंडिंग. उसी तरह यहाँ पे वी मैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के. ठीक है. और ये हमें एंजाइम की कैटालिटिक पावर को कंपेयर करने में हेल्प कर. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा हमारा टर्नओवर नंबर. टर्नओवर नंबर का मतलब क्या होता है, ये टर्नओवर नंबर बेसिकली हमें एंजाइम एफिशिएंसी के बारे में बता रहे हैं.
ठीक है। हाउ मेनी मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कितने सबस्ट्रेट को, अब एंजाइम का काम क्या था, सबस्ट्रेट्स को किस में चेंज करना है, प्रोडक्ट में, तो बीच में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर बाद में हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो बेसिकली कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करा जा रहा है बाय द एंजाइम पर यूनिट पर टाइम, ठीक है। सो प्रोडक्ट पर कैटालिटिक साइट ऑफ अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम पर यूनिट टाइम, तो इसको हम के कैट से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाता है वी मैक्स अपॉन ई टोटल। ई टोटल मतलब एंजाइम की टोटल कॉन्सेंट्रेशन, सो वी मैक्स अपॉन ई टोटल, ठीक है। तो के कैटालिटिक एफिशिएंसी को डिनोट करने के लिए के कैट टर्नओवर नंबर को ही बोलते हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन एंजाइम कैटालिटिक साइट इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट, तो वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, ई टी क्या है, टोटल एंजाइम। इट इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ कैटालिटिक प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल कंडीशन में जब एक नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, सारी कंडीशन नॉर्मल हो तो एंजाइम कितना एफिशिएंट है, वो कितने सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट कर पा रहा है प्रोडक्ट में, दैट इज द टर्नओवर नंबर या कैटालिटिक एफिशिएंसी। इसका यूनिट होता है पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि मोल ऑफ प्रोडक्ट पर सेकेंड अपॉन मोल ऑफ एंजाइम्स आ रहे हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो जाएगी और यूनिट क्या आएगा हमारे पास, यूनिट टाइम इनवर्स, दैट इज सेकेंड इनवर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर मेटालो एंजाइम जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्राइज जो है, एनहाइड्रेज जो है वो कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटू बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। यहाँ पे वो टर्नओवर नंबर जो है वो नियरली 4 लाख टू 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये जो रिएक्शन है वो होगा बट एट अ मच 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 लोअर पेस, ठीक है। यहाँ पे नियरली ये रिएक्शन की स्पीड 1 लाख टाइम्स या उससे ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो एंजाइम्स का ये काम होता है कि वो रिएक्शन को इंक्रीज, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दें। अगेन द सेम थिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय सिंगल एंजाइम की साइड से पर सेकेंड व्हेन फुली सैचुरेटेड। फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स अपॉन टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स या अगर मिनट इनवर्स, अगर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो रेंज है वो वेरी करती है बट जो फास्टर एंजाइम्स होते हैं वो जनरली मोर देन 1 लाख या मोर देन 10 लाख पर सेकेंड सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। सो ये था हमारा जो भी हमने टर्नओवर नंबर और सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना था। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा आज के लेक्चर का मेन टॉपिक, दैट इज बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन। बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कोई एक सबस्ट्रेट है वो जाके एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसके बाद में इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ कोलिजन्स होते हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट बनती है जिससे बाद में बन जाता है प्रोडक्ट और जो एंजाइम है वो रिलीज होकर वापस रीयूज हो जाता है, ठीक है। तो ये था जब हम कर रहे थे मोनो सबस्ट्रेट, मतलब कि एक ही सबस्ट्रेट अगर रिएक्ट कर रहा है। अगर मान लो दो सबस्ट्रेट है ए और बी और ये दोनों एंजाइम के साथ जाके बाइंड करें, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोल देंगे बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन। ऐसे मल्टी सबस्ट्रेट भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है हमारे जो रिएक्टेंट है उसमें 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो, 3 हो या 4 हो, डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं जो कंबाइन करें, ठीक है। तो बाई सबस्ट्रेट में क्या है, 2 सबस्ट्रेट्स कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ, एंजाइम के साथ। अब जब ये कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, कभी कभी बनती है टर्नरी स्ट्रक्चर। टर्नरी रेफर करता है 3 को, मतलब कि अगर मान लो एंजाइम के साथ जाके दोनों सबस्ट्रेट ए और बी बाइंड कर रहे हैं और ये तीनों का कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसको बोलेंगे टर्नरी स्ट्रक्चर। तो इसमें हम अलग अलग पाथवेज देखेंगे जिसमें कभी कभी टर्नरी स्ट्रक्चर बनता है और कभी कभी टर्नरी स्ट्रक्चर नहीं बनता, ठीक है। सो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 और मोर सबस्ट्रेट्स एंड यील्डिंग 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर कॉमन देन द सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन। सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन से ज़्यादा मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे सपोज ए प्लस बी एक्स कंबाइन करके बना रहा है ए एक्स प्लस बी, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट जो है वो कंबाइन करके 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, हो सकता है 3 सबस्ट्रेट और 3 प्रोडक्ट बनाए। तो ज़्यादातर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, नियरली 60% रिएक्शन जो होते हैं उनमें 2 सबस्ट्रेट्स होते हैं, तो इसीलिए बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है पढ़ने के लिए। अब अगर हम आए तो बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन ना बेटा 2 टाइप के होते हैं। बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं इनटू 2 टाइप्स। एक है सीक्वेंशियल और दूसरा है नॉन सीक्वेंशियल, ठीक है। नॉन सीक्वेंशियल को एक कॉमन नाम या उसका फेमस नाम है पिंग पोंग बाय बाय रिएक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है ना, पिंग पोंग बाय बाय रिएक्शन या पिंग पोंग रिएक्शन मैकेनिज्म भी बोला जाता है। तो जो बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन है वो 2 टाइप के हैं, सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल। वर्ड से आप समझ सकते हो, सीक्वेंशियल मतलब जिसमें कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, नॉन सीक्वेंशियल मतलब जिसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। सीक्वेंशियल अगेन बेटा, सीक्वेंशियल जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाइड होते हैं।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शंस जो हैं वो फर्दर दो टाइप में है, वो ऑर्डर्ड भी हो सकते हैं और वो रैंडम भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल बाय सबस्ट्रेट में तीन टाइप्स हो गए, या तो ऑर्डर्ड सिक्वेंशियल रिएक्शन होंगे, या रैंडम सिक्वेंशियल रिएक्शन होंगे, या फिर पिंग पोंग रिएक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सिक्वेंशियल रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बोथ द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम बिफोर द प्रोडक्ट इज रिलीज। मतलब कि दोनों ही सबस्ट्रेट जाके, तो हमारा रिएक्शन हमें याद रखना है, अगर सपोज हम कह रहे हैं AX प्लस बी गिव्स A प्लस BX, तो ये जो दोनों सबस्ट्रेट है वो जाके एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, और जब दोनों सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे दैट मीन्स टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो सिक्वेंशियल में टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इन सिक्वेंशियल रिएक्शन देयर कुड बी टू वेज ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्डर्ड भी हो सकता है और रैंडम भी हो सकता है। अब आ जाते हैं ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड में क्या होगा बेटा, इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूजुअली यहाँ पे क्या होगा, उन्हें एक स्पेसिफिक ऑर्डर, तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर इज मेंटेन्ड। एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो मेंटेन करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, ये है हमारा रिएक्शन। क्या है रिएक्शन, आप याद रखना हमारे पास रिएक्शन बेसिकली हम इसी को फॉलो कर रहे हैं कि AX प्लस बी गिव्स A प्लस BX। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंजाइम है, एंजाइम के साथ पहले कौन बाइंड कर रहा है, AX, तो बन जाएगा एंजाइम AX कॉम्प्लेक्स। हमने यहाँ पे कहा कि सिक्वेंशियल में दोनों जो रिएक्टेंट्स है, दोनों जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड कर रहे हैं। अब क्या बाइंड करेगा, B। उसके बाद ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया AX और B, मतलब दोनों जो सबस्ट्रेट थे वो एंजाइम के साथ बाइंड कर गए, तो ये हमारा बन गया टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, न्यू बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ से जो X है वो आ गया B के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कॉम्प्लेक्स यही है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन चेंज होगी। अब धीरे धीरे करके एक एक वन ऑफ देम विल लीव द ग्रुप। अब यहाँ से पहले BX रिलीज हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा EA, और फिर लास्ट में एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा, तो हमारे पास A आ गया। ठीक है, तो अब या तो रिएक्शन ऐसे हो सकता है, या फिर ये भी तो हो सकता है, चांसेस ये भी हैं कि मान लो AX या B में से पहले जो बाइंड कर रहा है वो कौन बाइंड कर रहा है, B। हमने कहा ना हमारे पास दो सबस्ट्रेट है AX प्लस B, चांसेस हो सकते हैं कि एंजाइम के साथ पहले कौन बाइंड कर रहा है, B, तो बना EB कॉम्प्लेक्स। उसके बाद AX भी बाइंड करा तो बन गया EBAX। अब अगेन बॉन्ड ब्रेकेज होगी, न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, और X जो है वो B के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो हमारा लेकिन टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है अभी भी। अब धीरे धीरे करके वन ऑफ देम विल स्टार्ट लीविंग, तो यहाँ से A ने लीव करा और बाद में किसने लीव कर दिया, BX ने लीव कर दिया। मतलब कि ऐसा नहीं है कि या तो ये हो या तो वो हो, मतलब इट इज नॉट लाइक दैट। इसको सिक्वेंशियल या ऑर्डर्ड इसीलिए बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है देयर आर फ्यू रिएक्शन जिसमें AX बाइंड करता होगा और B बाद में बाइंड करेगा। देयर आर फ्यू रिएक्शन जिसमें B पहले बाइंड करेगा और AX बाद में बाइंड करेगा। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये कंपलसरी है, और ये रिएक्शन स्पेसिफिक होता है। हम इसको अपने हिसाब से डिजाइन नरेट नहीं कर सकते, वी हैव टू लर्न फ्यू एग्जाम्पल्स। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ एंजाइम मैकेनिज्म सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करता है एंजाइम पे और एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। याद रखना टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे। प्रोडक्ट्स आर रिलीज इन डेफिनाइट ऑर्डर, और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज भी एक डेफिनाइट ऑर्डर में ही होंगे। जो बाद में बॉन्ड बाइंड कर रहा था वो पहले रिलीज होगा, जो पहले बाइंड कर रहा था वो लास्ट में रिलीज होगा। इन अदर वर्ड्स द ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग एंड लीविंग ऑफ एंजाइम इज कंपलसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, जो ऑर्डर है बाइंडिंग का और लीविंग का वो कंपलसरी है। ऑर्डर इज वेल प्रिसाइज एंड वेल स्पेसिफिक, इसीलिए मैकेनिज्म को कंपलसरी ऑर्डर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो ऑर्डर मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अज्यूमिंग टू सबस्ट्रेट, हमने दोनों केसेस, तो मतलब या तो केस 1 हमें देखने के लिए मिल सकता है या तो केस 2। इन फ्यू बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलता होगा कि पहले कौन सा मॉलिक्यूल अटैच कर रहे हैं, बाद में कौन सा कर रहे हैं, या किसी और में कुछ और मिल सकता है। लेकिन बात वही है कि हर रिएक्शन का एक स्पेसिफिक होगा, हम अपने वे में उसको डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका क्लीनैंड प्लॉट भी हमें बनाना होता है। क्लीनैंड प्लॉट के अंदर बहुत एक सिंपल सा एरो डायग्राम होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, हमने एक लाइन ली, लाइन के साथ क्या है E। अगर मैंने कहा कि पहले आके EX बाइंड कर रहा है तो AX यहाँ पे आके अटैच हुआ, अब क्या बन गया EAX। फिर यहाँ पे आके B बाइंड कर रहा है तो अब यहाँ पे क्या बन गया EAXB। ठीक है, फिर जो बाद में बाइंड करते हैं मैंने आपको बताया वो लीव भी पहले करेगा। अब उसके बाद ये चेंज होकर क्या बना था EABX। ठीक है, फिर यहाँ से BX रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा EA, और फिर बाद में A भी रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा A। तो इस टाइप के एक सिंपल से लाइन डायग्राम को बोलते हैं क्लीनैंड प्लॉट। ठीक है जी, तो सम ऑफ द वेल नोन एग्जांपल्स इंक्लूड एंजाइम्स सच एज सिट्रेट सिंथेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि फॉलो करते हैं ऑर्डर्ड मैकेनिज्म को।
ठीक है। इसी के बारे में अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर जो है वो कंपलसरी है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है कि कैसे बाइंडिंग हो रही है, कैसे प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं। सबस्ट्रेट ए जो है वो बाइंड करेगा एंजाइम के साथ और बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद बी बाइंड करेगा और टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा और बाद में ट्रांजिशन होके प्रोडक्ट बना देंगे। बाद में दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो वन बाय वन निकल जाते हैं और हमारे पास फ्री एंजाइम होता है जो रीयूज हो जाते हैं। एंजाइम एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट बी डिपेंड्स एंटायरली ऑन द प्रायर बाइंडिंग ऑफ ए। कभी कभी क्या होता है, ए की बाइंडिंग से भी कभी कभी कुछ ऐसे कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं कि ए जब एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा तो उसके बाद ऐसे कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे कि बी के साथ उसकी बाइंडिंग की एफिनिटी और ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए। एग्जाम्पल NADP डिपेंडेंट डीहाइड्रोजनेस जैसे कि अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस या फिर NAD+ मस्ट बाइंड बिफोर द अल्कोहल सबस्ट्रेट कैन बाइंड। इसको हम अभी जब एग्जांपल पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम पहले दोनों के बारे में देख रहे हैं, देन वी विल सी देयर एग्जांपल्स एज वेल। नेक्स्ट है बेटा रैंडम सीक्वेंशियल मैकेनिज्म। रैंडम में क्या है, बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लेकिन यहाँ पे रैंडम है। तो रैंडम मतलब जी मैटर नहीं करता, दोनों में से कोई भी सबस्ट्रेट आके पहले बाइंड कर दे, कोई भी बाद में बाइंड कर दे, रिलीज करते वक्त दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट पहले निकल जाए, कोई भी प्रोडक्ट बाद में निकल जाए, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, एनी सबस्ट्रेट कैन बाइंड फर्स्ट एंड एनी प्रोडक्ट में बी रिलीज फर्स्ट। इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज सिमिलर टू ऑर्डर्ड मैकेनिज्म। क्यों है ऑर्डर्ड मैकेनिज्म से सिमिलर ये, क्योंकि यहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दोनों ही जो एंजाइम सबस्ट्रेट है वो आके एंजाइम के साथ बाइंड कर रहे हैं। मान लो EAX ने बाइंड करा, एंजाइम ने बाइंड करा AX के साथ, EAX कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर बाइंड करा B, बना EAXB, उसके बाद X जो है वो B के पास चला गया, बॉन्ड चेंज हुआ, ABX बन गया। अब रिलीज होते वक्त दोनों पाथवेज पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि A रिलीज हो जाए, EBX और बाद में BX बाद में रिलीज हो। ये भी हो सकता है कि पहले BX रिलीज हो जाए और A बाद में रिलीज हो। ठीक है, अगर हम बाइंडिंग की बात करें तो बाइंडिंग में भी हमें ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है। हमने कहा था पहले AX बाइंड हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम के साथ पहले B बाइंड हो, EB कॉम्प्लेक्स बन जाए, बाद में AX बाइंड हो, AXB बन गया, X ट्रांसफर हो गया B पे, EABX बन गया और लीव करते वक्त भी हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगेन यहाँ पे नाम जस्टिफाइड है, रैंडम, कोई भी सबस्ट्रेट पहले बाइंड कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट पहले रिलीज हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे ये रहा हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म टू सेपरेट बाइंडिंग साइट्स ऑन द एंजाइम। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एंजाइम के पास दो बाइंडिंग साइट है, मतलब एंजाइम जो है वो इस तरीके से उसकी बाइंडिंग साइट है कि वो AX के साथ भी बाइंड कर सकता है और B के साथ भी, या फिर वो A के साथ और BX के साथ। तो मतलब उसकी बाइंडिंग साइट जो है वो दोनों चीजों को इजीली मॉनिटर कर सकती है। द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ सिक्वेंशियल मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, ऑर्डर्ड में एक सीक्वेंस फॉलो होता है, कौन सा सबस्ट्रेट पहले जाएगा वो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस करेगा जिसकी वजह से सेकंड वाले की एफिनिटी बढ़ेगी। लेकिन रैंडम के अंदर सेपरेट बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है, सेपरेट बाइंडिंग साइट्स होने की वजह से ऑर्डर का जरूरी एक सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है। रैंडम सीक्वेंशियल मैकेनिज्म इज टिपिकल इन मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जब मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जब एक ही एंजाइम 3 यूनिट या 5 यूनिट से बना होता है, तो वहाँ पे हर एंजाइम के ऊपर, हर यूनिट के ऊपर अलग अलग एक्टिव साइट है जहाँ पे अलग अलग सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे, इसीलिए वहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर हम क्लिनन प्लॉट देखें रैंडम सीक्वेंशियल का, तो क्लिनन प्लॉट में क्या है, एंजाइम E है, अगर AX बाइंड करता है तो पहले बनेगा EAX, फिर B बाइंड करेगा तो यहाँ पे आ गया EAXB, EBAX। लीव करते वक्त भी बेटा हो सकता है कि पहले BX रिलीज हो और EA बच जाएगा, फिर A रिलीज हो, लास्ट में एंजाइम बच जाएगा। या फिर लीव करते वक्त ये भी हो सकता है कि पहले A लीव करे, बाद में BX लीव करे। ठीक है, उसी तरह जब ये सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है तब भी दूसरा मैकेनिज्म पॉसिबल है। तो अगर क्लेलैंड प्लॉट बनाने के लिए आए तो वो भी इजी है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से अगेन अनदर शॉर्ट पॉइंट्स है जिसको आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, यू आर नॉट थरो विद द नेम्स ऑफ द एंजाइम्स एंड एवरीथिंग, तो एटलीस्ट नाम याद करोगे कि यहाँ पे हेक्सोकाइनेज यूज हो रहा है और क्रिएटिन काइनेज जो है वो रैंडम सीक्वेंशियल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अब आ जाते हैं नॉन सिक्वेंशियल रिएक्शन पे, जिसको पिंग पोंग बाय बाय रिएक्शन बोलते हैं या नॉर्मली पिंग पोंग रिएक्शन मैकेनिज्म भी बोल देते हैं, ऑल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। दैट रिमाइंड्स मी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, जो सिक्वेंशियल था वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। यहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। ठीक है, तो याद रखना, एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्लस यहाँ पे नो टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, तो इन सच रिएक्शन एटलीस्ट वन प्रोडक्ट गेट रिलीज फ्रॉम द एंजाइम बिफोर बोथ सबस्ट्रेट बाउंड। दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड होने से पहले पहले एक प्रोडक्ट निकल जाता है। सपोज करो AX बाइंड कर रहे हैं एंजाइम के साथ, तो EAX कॉम्प्लेक्स बना। अब क्या होगा, X जो है
सॉरी एक्स, हाँ जी, एक्स जो है वो आके अटैच हो जाएगा एंजाइम के साथ और ए यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो ई एक्स का है। अब वहाँ पे आके बी बाइंड हो रहा है, ई एक्स बी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक्स ट्रांसफर हो गया बी के पास और बी एक्स रिलीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबस्ट्रेट अटैच होगा, उसका प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, दूसरा सबस्ट्रेट अटैच होगा, उसका प्रोडक्ट रिलीज होगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। इसका क्लेलाइन प्लॉट देखोगे तो ये एंजाइम है, यहाँ पे आके बाइंड हुआ ए एक्स, बना ई एक्स कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एक्स जो है वो ट्रांसफर हो गया ई पे, तो ये बन गया ई एक्स है, ए रिलीज हो गया, ई एक्स कॉम्प्लेक्स बचा सिर्फ। अब आके बी अटैच होगा तो ई एक्स बी बच जाएगा, उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन चेंज होगी, एक्स चला जाएगा बी के पास तो बन जाएगा ई बी एक्स। अब बी एक्स रिलीज हो जाएगा इस प्रोडक्ट एंड वी आर लेफ्ट विद द एंजाइम। सो थ्योरी पार्ट, ए एक्स बाइंड करता है एंजाइम ई के साथ, बनाता है बाइनरी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एक्स जो है, जो भी मॉलिक्यूल जो मेनली ट्रांसफर होना था वो चला जाएगा एंजाइम के ऊपर। यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। ठीक है, वेयर ई एक्स जो है उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एक एक्स ए का बॉन्ड रिलीज हो जाएगा, ए वहाँ से निकल जाएगा बाहर एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद रिलीज फ्रॉम द एंजाइम बिफोर द सेकंड सबस्ट्रेट बी बाइंड्स। अब सेकंड सबस्ट्रेट जो है विल नॉट बाइंड टू द फ्री एंजाइम, वो बाइंड कर सकता है सिर्फ और सिर्फ ई एक्स के साथ। तो पहले ई एक्स का बनना जरूरी है। एंजाइम हैज ओनली वन बाइंडिंग साइट सिंस one substrate binds at a time. There is no room for the second substrate. एक ही बाइंडिंग साइट है तो पहले एक आके सबस्ट्रेट बाइंड होगा, वो रिलीज होगा, फिर दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन होगी। पहले क्या हो रही थी, इंट्रामोलिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन, अब क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। इंट्रामोलिकुलर मतलब कि विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, इंटरमोलिकुलर मतलब कि विद इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल। अब क्योंकि ई एक्स के साथ बी बना है ना, तो एक्स इस पर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए इंटरमोलिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन है और बाद में बी एक्स रिलीज हो जाएगा और एंजाइम हमें एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, अनदर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन इजीली टेक द स्क्रीनशॉट। एग्जांपल जरूर लर्न करना। अमीनो ट्रांसफरेजेस, एस्पार्टेट जो है वो ट्रांसफर होता है अमीनो ग्रुप से टू द एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप पे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसमें आगे बढ़े तो सिक्वेंशियल और मैकेनिज्म्स की अगर बात करें, ग्राफ की बात करें, यस, प्राइमरी प्लॉट कहाँ गए जी, हाँ जी ये रे प्राइमरी प्लॉट। तो अगर आप यहाँ पे प्लॉट देखोगे तो जो हमारा नॉन सिक्वेंशियल है, पिंग पोंग रिएक्शन है, उसको जब हम 1/v मतलब लाइन वीवर बर्ग था ना, लाइन वीवर बर्ग में हम क्या करते थे, रेट वी नॉट का भी इन्वर्स लिया और सबस्ट्रेट की भी इन्वर्स कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट करा। यहाँ पे भी बेटा वही कर रहे हैं, वी नॉट का भी इन्वर्स ले रहे हैं और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी इन्वर्स में लेके प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमें लाइन्स मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, पैरेलल मिलेंगी। ठीक है, लेकिन सिक्वेंशियल वाले के अंदर वो लाइन्स जो हमें मिलेंगी वो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, अगर हम सिक्वेंशियल को प्लॉट करते हैं तो हम जस्ट बाय लुकिंग इनटू द ग्राफ वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वो ऑर्डर्ड मैकेनिज्म है या रैंडम मैकेनिज्म है। ठीक है, तो बट हाँ, दोनों टाइप ऑफ मैकेनिज्म है। अगर हम दोनों के प्लॉटिंग करते हैं कि डबल रेसिप्रोकल प्लॉट अगर हम बनाते हैं जैसे लाइन वीवर बर्ग में बनता है, पैरेलल लाइंस मिली तो वो नॉन सिक्वेंशियल मतलब वो पिंग पोंग मैकेनिज्म है, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन मिली तो वो सिक्वेंशियल मैकेनिज्म है। ठीक है जी, यहाँ से हम देख सकते हैं in both ordered and random mechanism ternary complex बनता है, both substrates are present on the enzyme at the same time, changing the concentration of substrate B changes both Vmax and slope for substrate A। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन पिंग पोंग के अंदर हमें पिंग पोंग के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पैरेलल लाइंस देखने के लिए मिलती है। तो ये ग्राफ वाला एक लाइन याद रखना है कि किसमें पैरेलल मिल रहा है और किसके अंदर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही है। अगेन आप चाहो तो तीनों का बहुत शॉर्ट में बहुत इजी क्विक 1 मिनट वाला कंपैरिजन है। सो इफ़ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जांपल याद रखना, NAD+ डिहाइड्रोजनेस आ रहे हैं ऑर्डर्ड में, रैंडम में काइनेसेस आ रहे हैं और अमीनो ट्रांसफेसेस आ रहे हैं पिंग पोंग में। पिंग पोंग को डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ऑर्डर्ड या रैंडम सिक्वेंशियल को उस हिसाब से आप डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटलीस्ट 1 मार्क तो एग्जाम्पल का मिलेगा, मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम्पल पे ही आ जाता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल पे ही आ जाता है तो आपको वीडियो में थोड़ा सा और आगे तक बना रहना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम्पल को और अच्छे से समझ पाओ। बट अगर आपको सिर्फ एग्जाम्पल के नाम याद करने हैं तो ऑर्डर्ड सिक्वेंशियल में हमारे पास है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, उसमें क्या होता है, पहले NAD+ बाइंड करता है और बाद में इथेनॉल। ठीक है, सिमिलरली ऑर्डर्ड सिक्वेंशियल में अगेन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस है, पहले NADH बाइंड करेगा और बाद में बाइंड करेगा पायरुवेट। सिक्वेंशियल में अगर हम बात करें हेक्सोकाइनेस एंजाइम है, हेक्सो, अब ये रिएक्शन अगर आपको याद हो, ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा होता है, ये तो ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट रिएक्शन है। ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा होता है बेटा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। यहाँ पे 2 चीजें हैं, ग्लूकोज है और यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, ATP। ठीक है, तो पहले कौन बाइंड कर रहा है, ग्लूकोज, और या फिर और बाद में ATP, या पहले ATP बाद में ग्लूकोज बाइंड कर ले, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, उसी तरह क्रिएटिन काइनेस के केसेस में भी क्रिएटिन पहले बाइंड करे या ATP पहले बाइंड करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
प्लॉट के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स। यस, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल मैकेनिज्म में हमने कहा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। सबसे पहले एंजाइम फ्री है, पहले बाइंड करेगा NADH, याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है NADH के साथ, उसके बाद पायरुवेट बाइंड करेगा एज अ सेकंड सबस्ट्रेट। जब पायरुवेट बाइंड करेगा तो यहाँ पे लैक्टेट रिलीज हो जाएगा और NAD+ भी रिलीज हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस का काम क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस का काम है पायरुवेट को चेंज करना लैक्टेट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ NADH। तो यहाँ पे सबसे पहले एंजाइम के साथ कौन बाइंड करेगा? NADH बाइंड करेगा। तो एक सबस्ट्रेट बाइंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे बाइंड करेगा पायरुवेट, ठीक है। तो पायरुवेट भी बाइंड हो गया, NADH भी बाइंड हो गया, ये बन गया टर्नरी कॉम्प्लेक्स और फिर रिलीज हो जाएगा लैक्टेट और NAD+, ठीक है। ये NAD+ यूज हो सकता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के थ्रू, जिसमें वो इथेनॉल को चेंज करता है एसिटाल्डिहाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो NAD+ है वो फ्री एंजाइम के साथ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के साथ बाइंड करता है, उसके बाद इथेनॉल बाइंड करता है। यहाँ पे भी टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेटर ऑन NADH रिलीज हो जाएगा और साथ में एसिटाल्डिहाइड रिलीज हो जाएगा। तो जो डिहाइड्रोजनेस में एग्जाम्पल है ADH और LDH दोनों फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल मैकेनिज्म। पहले NADH या NAD+ बाइंड करता है, बाद में पायरुवेट या इथेनॉल बाइंड करता है। रैंडम सीक्वेंशियल की बात करें तो हमने डिस्कस करा था हेक्सोकाइनेस के बारे में, पहले ATP बाइंड कर सकता है, बाद में ग्लूकोज बाइंड करेगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स इसमें भी बनेगा, ठीक है, और बाद में दोनों प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले ग्लूकोज बाइंड कर जाए, बाद में ATP बाइंड कर जाए, लेकिन टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर हम क्रिएटिन काइनेस की बात करते हैं तो क्रिएटिन काइनेस एंजाइम के साथ पहले क्रिएटिन बाइंड कर सकता है और बाद में ATP, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि पहले ATP बाइंड कर ले और बाद में क्रिएटिन काइनेस बाइंड कर ले, ठीक है। तो ये रही बेटा उन रिएक्शंस की थ्योरी। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस में NAD+ और इथेनॉल है, पहले NAD+ बाइंड करता है, उसके बाद इथेनॉल बाइंड करता है, फिर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, NADH रिलीज हो जाता है और एसिटाल्डिहाइड रिलीज हो जाता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस में पहले NADH बाइंड करता है, फिर पायरुवेट बाइंड करता है। तो NADH बाइंड करेगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाएगा, जिससे पायरुवेट बाइंड करेगा, मॉडिफिकेशन होगी, रिडक्शन होगी, NAD+ रिलीज होगा और साथ में लैक्टेट रिलीज हो जाएगा। रैंडम के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं हेक्सोकाइनेस का एग्जांपल, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा है क्रिएटिन काइनेस का एग्जांपल, ठीक है। सो पिंग पोंग मैकेनिज्म के एग्जांपल्स की अगर बात करें, यहाँ पे मेनली होते हैं बेटा ट्रांसएमिनेसेस, मतलब कि जो अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंजाइम एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफर कंटेन्स अ रिक्वायर्ड कोफैक्टर PLP, जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, विच इज कोवलेंटली बाउंड टू द एंजाइम। अब याद रखना पिंग पोंग मैकेनिज्म के अंदर क्या हो रहा था, पहले एक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, उसका प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, फिर दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, पहले एस्पार्टेट बाइंड करता है एंजाइम PLP के साथ। एस्पार्टेट अपना अमीनो ट्रांसफर जो है वो अमीनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफर कर देता है PLP के कोफैक्टर को, ठीक है। उसका प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसीटेट बन के निकल जाता है और उसके बाद फिर आता है वहाँ पे दूसरा सबस्ट्रेट, ठीक है। दूसरे सबस्ट्रेट में वहाँ पे आएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट और अमीनो ग्रुप जो है वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा और बन जाएगा ग्लूटामेट। तो बेसिकली अस्पार्टेट और अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो चेंज हो रहा है किसमें, ऑक्सैलो एसीटेट और ग्लूटामेट के अंदर, ठीक है। उसी तरह सिरीन का भी, सिरीन प्रोटीएसेस, ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। काइमोट्राइप्सिन का पूछा जाता है कि काइमोट्राइप्सिन कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एग्जांपल एक देख सकते हो। उसके अलावा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेस में भी देख सकते हो, ठीक है। बस पिंग पोंग मैकेनिज्म में याद रखना टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया कि एंजाइम का जो काम है वो कैसे हो रहा है। पहले कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, उसके बाद उसका प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, फिर नेक्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड करता है, फिर उसका प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। अगेन दिस इज द सेम थिंग, बट यहाँ पे याद रखना है टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, लाइन वीवर बर्ग जो है वो पैरेलल लाइंस बन रही है, ठीक है। ये ट्रांसएमिनेस का दिया हुआ है कि एस्पार्टेट जो है ऑक्सैलो एसीटेट बना देता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो ग्लूटालेट बना देता है, ठीक है। उसी तरह प्रोटीन सबस्ट्रेट और काइमोट्रिप्सिन अगर बाइंड करेंगे तब रिएक्शन कैसे होगा, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट के केस में रिएक्शन कैसे होगा। सो विद दिस वी आर डन विद बाई सबस्ट्रेट रिएक्शंस या मल्टी सबस्ट्रेट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी, ये आपको अभी तक हमने 5 लेक्चर्स कर लिए एंजाइम के, अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई टॉपिक में स्टिल यू हैव क्वेरी एंड यू नीड अ डिटेल वीडियो, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।